हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स का नेक्स्ट पार्ट। कल हमने फंडामेंटल्स में थोड़ा सा देखा था पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, ये हमने कल देखा था। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड विच रिटेन डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टर्म ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इट मीन्स कि जब पार्टनरशिप बनती है तो पार्टनर्स के बीच में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होते हैं उसी को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। अब टर्म एंड कंडीशन क्या है कि पार्टनरशिप कैसे चलाई जाएगी, कितने पार्टनर होंगे, उन पार्टनरों के नाम क्या होगा, कौन कितना पूंजी लगाएगा, कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका निपटारा कैसे किया जाएगा, किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इत्यादि जितना भी उनके मन में बातें आती हैं पार्टनरशिप बनाते समय, जहां जहां डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं, जहां जहां मतभेद हो सकता है, उनको लिख करके रख लेना और उस पे हर एक पार्टनर का साइन करा लेना, ये पार्टनरशिप डीड है। अब बात यहां पे ये आती है कि क्या पार्टनरशिप डीड रिटेन फॉर्म में हो सकता है कि ओरल भी हो सकता है। तो अगर पार्टनरशिप एक्ट के बारे में अगर आप देखेंगे तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि पार्टनरशिप डीड रिटेन फॉर्म में ही हो। इट मीन ये ओरल भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और रिटेन फॉर्म में भी हो सकता है। अब बेस्ट क्या पड़ता है कि रिटेन फॉर्म में रख लेना, क्योंकि ओरल का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होता और कल को कोई विवाद हो जाए, कोई पार्टनर अपनी बातों से मुकर जाए, इसकी बहुत प्रॉब्लम बनी रहती है। तो इसके चलते बेस्ट ऑप्शन होता है कि इसको रिटेन फॉर्म में रखा जाए। तो इट मीन्स पार्टनरशिप डीड रिटेन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट होगा कि इसको रिटेन फॉर्म में ही रखा जाए, जिसके चलते कल को कोई भी डाउट पैदा हो पार्टनर्स के बीच में, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व आउट किया जा सके इस पार्टनर डीड के साक्ष्य के रूप में। यानी कि ये बहुत बड़ा एविडेंस भी होता है। अगर बात कोर्ट तक पहुंच जाती है पार्टनर्स को विवाद को लेकर के, तो कोर्ट जो भी डिसीजन देता है वो पार्टनरशिप डीड पढ़ के ही डिसीजन देता है कि पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ था। क्लियर? तो अब हम देखेंगे कंटेंट्स क्या है पार्टनरशिप डीड के। तो कंटेंट्स में आप पहला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। तो जो भी पार्टनरशिप फॉर्म बनेगी उसका नाम क्या होगा और उसका एड्रेस क्या है। यहां पे एड्रेस के बारे में थोड़ा आप समझ लीजिएगा कि अगर पार्टनरशिप ऐसी है कि उसके ब्रांचेज भी हैं बहुत से, अन्य डिफरेंट शहरों में हमने उसके ब्रांच भी खोल रखे हैं, तो यहां पे एड्रेस जो होता है वो हेड ऑफिस का एड्रेस होना चाहिए, जो मुख्य कार्यालय है, जहां से पत्राचार यानी कि जहां से लेटर भेजे जाते हो, लेटर रिसीव किए जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हो रजिस्टर्ड ऑफिस। तो नेम पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप फॉर्म का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, पहला। दूसरा पार्टनर, ये सभी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए। अभी मैंने जो 20 लिखे हैं ये जरूरी नहीं है कि ये 20 ही होते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। इससे ज्यादा भी अगर उनके बीच में कोई बात होती है तो वो पार्टनरशिप डीड में लिख लिया जाएगा। जैसे कि किसी के साथ कंट्रैक्ट हमने किया है पहले ही, पार्टनरशिप के समय में हम कंट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उस कंट्रैक्ट का पूरा डिटेल दे दिया जाता है। तो देखिएगा सेकेंड है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। तो जितने भी प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, क्योंकि बाद में नया पार्टनर भी आ सकता है, तो प्रेजेंट टाइम में जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उस सभी पार्टनर्स का नाम, उनका एड्रेस लिखा रहेगा पार्टनरशिप डीड में। थर्ड है आपका द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस का क्या नेचर है, किस प्रकृति का बिजनेस करेंगे,
बिजनेस के प्रकार क्या होगा उसको मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे, कल मैंने बताया था एटलीस्ट कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, तो जितने भी पार्टनर होंगे उन सभी पार्टनरों द्वारा कितनी कितनी पूंजी पार्टनरशिप फॉर्म में लगाई जा रही है वो उसका मेंशन होगा। यहाँ पे हर एक पार्टनर का कितना पूंजी लगा है वो। फिर अगला है इंटरेस्ट एंड कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटरेस्ट एंड कैपिटल। इंटरेस्ट एंड कैपिटल का मीन कि जब पार्टनर्स जो कैपिटल लगाते हैं उस पे इंटरेस्ट दिया जाए कि इंटरेस्ट न दिया जाए। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट न दिया जाए, अगर लिख दिया है तो कोई भी पार्टनर कितना भी कैपिटल लगाया है उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलना है कैपिटल पे। फिर अगर इंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट अलाउड है तभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा उनके कैपिटल पे। लेकिन फिर आपको याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि अलाउड है तो दिया जाएगा, लेकिन तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ हो। इट मीन्स यदि पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग के बारे में ये रूल है कि पार्टनर्स कितना ड्राइंग कर सकता है, हर एक पार्टनर कितना पैसा निकाल सकता है 1 साल के दौरान, और निकालने उसकी लिमिटेशन डिसाइड कर दी जाती है। पहला तो ये डिसाइड किया जाएगा कि पार्टनर्स ड्राइंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म से। ड्राइंग मीन्स ये होता है कि अपने पर्सनल यूज के लिए अब अगर कोई पार्टनर पैसा लेना चाहता है फॉर्म से तो पर्सनल यूज के लिए वो ले सकता है कि नहीं ले सकता है। अगर लेगा तो उसकी लिमिटेशन क्या होगी, कितना तक वो ड्राइंग कर सकता है एक पार्टनर। अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब कि जो पार्टनर ड्राइंग करे हैं उस पे किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। पहला तो किस रेट से इंटरेस्ट लिया जाएगा, पहला तो इंटरेस्ट लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, और अगर लिया जाएगा तो किस रेट से लिया जाएगा। अब यहां पे आपको देखना है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है, ये आपका एक्सपेंस होता है, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए एक प्रॉफिट होती है, क्योंकि यहां पे उसको फॉर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है और यहां पे फॉर्म इंटरेस्ट पाती है। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पार्टनरशिप डीड बनती है तो उसी दशा में लिख दिया जाता है कि कौन कौन पार्टनर, जितने पार्टनर उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अगर ये नहीं लिखा रहता है तो ऐसे दशा में इक्वल सभी पार्टनर बांटते हैं तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख दी जाती है। जैसे अगर 3 पार्टनर हैं तो सभी लोग का 1:1:1 हो सकता है, या 1:2:3 का हो सकता है, या 3:2:1 का हो सकता है इत्यादि। इस तरह ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हो जाती है। उसके बाद अगला आता है आपकी सैलरी। सैलरी मीन्स कि 2 प्रकार के पार्टनर होते हैं। आपको लास्ट वीडियो में हमने इस पे चर्चा किया था। एक होते हैं वर्किंग पार्टनर, दूसरे होते हैं स्लीपिंग पार्टनर। तो वर्किंग पार्टनर जो होते हैं वो फर्म में लगातार काम करते रहते हैं, स्लीपिंग पार्टनर फर्म में काम नहीं करते हैं, वो केवल पार्टनर बने रहते हैं। तो वर्किंग पार्टनरों को सैलरी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, अगर सैलरी दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, ये डिसाइड होता है सैलरी से। नेक्स्ट आपका मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो जब नया पार्टनर कोई एडमिट होता है पार्टनरशिप फॉर्म में तो उसको 2 चीजें लेके आनी होती हैं। पहला तो अपना कैपिटल लेकर के आता है, दूसरा वो गुडविल लेकर के आता है। अब गुडविल कितना लेकर के आएगा इसकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उस दशा में जो एग्जिस्टिंग फर्म है हमारी, उस फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। जितना गुडविल फर्म की होती है उसी के अकॉर्डिंग नया पार्टनर गुडविल लेकर के आएगा अपने हिस्से के बराबर।
तो जो वैल्यूएशन किया जाएगा तो इसके कई मेथड्स हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, जो नए टॉपिक में जब नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर तो उसमें डिटेल देखेंगे इसका। तो उसमें आपका एक सिंपल एवरेज मेथड होता है, वेटेड एवरेज मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, एन्युटी मेथड होता है, इत्यादि मेथड्स हैं वैल्यूएशन का। तो किस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, क्योंकि हर एक मेथड से गुडविल की वैल्यू डिफर आती है। तो इसलिए पहले ही पार्टनरशिप डीड में डिसाइड कर लिया जाता है कि जब नया पार्टनर एडमिट होगा या कोई पार्टनर फॉर्म छोड़ के जाएगा या किसी की डेथ होगी तो फॉर्म की जब गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ेगी तो किस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। अब अकाउंटिंग पीरियड के बारे में ये जान जाइए कि अकाउंटिंग पीरियड और क्लोज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनल अकाउंट्स दो चीजें डिफर होती हैं। अकाउंटिंग पीरियड जनरली हमारा ईयरली होता है, बुक क्लोज करने का डेट भी हमारा ईयरली ही होता है। जनरली हम लोग 31 मार्च को बुक क्लोज करते हैं, वैसे तो क्लोज आप 31 दिसंबर को भी कर सकते हैं, लेकिन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो 31 मार्च को ही अकाउंटिंग ईयर का एंड मानता है। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा आपका, पीरियड का मतलब ये होगा जैसे हम अपने प्रॉफिट या लॉस के बारे में जानना चाहते हैं, फर्म की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम कभी कभी हाफ ईयरली भी अकाउंट को क्लोज करा लेते हैं, लेकिन वो हाफ ईयर के जो भी रिजल्ट हो तो सबमिट नहीं होता इनकम टैक्स में। तो हाफ ईयरली हमने बुक्स क्लोज कर लिया, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड जो मेरी होगी वो पूरे साल भर की होगी। 31 मार्च को ही हम अकाउंट क्लोज करेंगे, लेकिन बीच में हाफ ईयर में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम अकाउंट्स को क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने का मतलब अपने फाइनल अकाउंट्स हम बना लेते हैं, लेकिन अकाउंट नहीं क्लोज होता है। फाइनल अकाउंट हम बना लेते हैं, अपनी पोजीशन जान लेते हैं, फिर नेक्स्ट 6 महीने में अपना फाइनल अकाउंट बनाते हैं और पोजीशन जानते हैं। लेकिन अकाउंट जो क्लोज किया जाता है यानी कि जिसको हम बोलते हैं बुक्स का क्लोज करना, बुक्स हमेशा 31 मार्च को ही क्लोज होगा। तो वो डेट लिख दिया जाएगा जब हमारे अकाउंट्स क्लोज होंगे, वो टर्म्स लिख दिए जाएंगे कि कब कब हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन की स्थिति जानने के लिए अपने अकाउंट्स को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट। अब यहां पे देखेंगे कि कुछ मेथड्स हैं अकाउंट्स रिकॉर्ड करने का। एक होता है आपका कैश बेसिस और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। अब ये कैश बेसिस का मतलब ये होता है कि ये कैश बेसिस ये कहता है कि करेंट ईयर में जितना कैश मेरे पास आया और जितना कैश मेरे पास से गया केवल उसी का रिकॉर्ड किया जाता है। अब वो किस साल से रिलेटेड है इससे कोई मतलब नहीं, यानी कि पिछले साल का भी हो सकता है, अगले साल का भी पैसा एडवांस में हमें मिल गया तो उसकी एंट्री हम कर लेंगे अपने बुक्स में, उसको लिख लेंगे। अगर हमने पेमेंट पिछले साल का इस साल, पिछले साल नहीं किया था तो पिछले साल उसकी एंट्री नहीं की होंगे, इस साल करेंगे तो इस साल उसका एंट्री करेंगे। एडवांस पेमेंट किया तो उसकी भी एंट्री करेंगे। कैश बेसिस करते हैं। जनरली ये कैश बेसिस का जो अकाउंटिंग रखते हैं वो प्रोफेशनलिस्ट रखते हैं, जितने प्रोफेशन में है, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, सीए हो गया, क्लब हो गए, ये लोग रखते हैं कैश बेसिस पे। अन्यथा मैक्सिमम जो एक्रूअल बेसिस पे रखते हैं। एक्रूअल बेसिस कहता है कि 12 महीने का एक्सपेंसेस, 12 महीने का इनकम दिखाया जाएगा, इसमें प्री पेड एंड आउटस्टैंडिंग का कंसेप्ट आ जाता है। तो यहां मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट्स का मतलब यह हो गया कि किस मेथड से फर्म के अकाउंट को मेंशन किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। वो कैश बेसिस हो सकता है या एक्रूअल बेसिस हो सकता है, तो मैक्सिमम एक्रूअल बेसिस ही रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑडिटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर की नियुक्ति कैसे की जाएगी, वो पहला तो डिसाइड ये किया जाएगा कि फर्म के बुक की ऑडिट हम कराएंगे कि नहीं कराएंगे। कुछ लिमिट तक अगर ट्रांजैक्शन होता है तो इनकम टैक्स से छूट होता है, आप उसकी चाहे ऑडिट कराएं या नहीं चाहते तो ऑडिट ना कराएं। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन आपके एक लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं तो आपको मैंडेटरी हो जाता है, ऑडिट कराना ही कराना है। तो फर्म अगर हमारी छोटी है
तो मैंडेटरी नहीं बन रहा है हमारे ऊपर कि हमें ऑडिट कराना ही कराना है, तो भी हम अपने स्वेच्छा से अपनी बुक्स को एक्यूरेसी को जानने के लिए हम ऑडिट करा सकते हैं। तो पहला हम ये डिसाइड करेंगे कि ऑडिट कराएं कि कराना है कि नहीं कराना है फर्म की बुक का, ये डिसाइड होगा। फिर ऑडिट कराना है तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, किस तरह ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद आता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप, सॉरी डिस्टर्ब हो गया है। तो अगला आता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जिस दिन में पार्टनरशिप आपका बना, पार्टनरशिप जिस दिन डिसाइड हुआ वो डेट लिखा जाएगा कि इस दिन से हमारी पार्टनरशिप चल रही है, इस दिन से हमारी पार्टनरशिप बना है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो कभी कभी पार्टनरशिप एक निश्चित एक लिमिट पीरियड के लिए अगर बनाया गया है कुछ सालों के लिए, तो वो ड्यूरेशन लिख दिया जाएगा 4 साल 5 साल, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अगर लिमिटेशन है तो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप लिखा जाएगा, अगर लिमिटेशन नहीं है, जनरली पार्टनरशिप बनती है कि बहुत लंबे समय तक चलती है, तो फिर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगला आता है यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे। यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे का मतलब हो गया कि जब किसी पार्टनर की डेथ होती है या फर्म का डिसॉल्व किया जाता है, किसी डेथ होने पर फर्म की डिसॉल्व हो जाएगी, रिटायरमेंट के दशा में फर्म का डिसॉल्व किया जाए, या सब कंडीशन सही है लेकिन हमें फर्म को डिसॉल्व करना है, फर्म को समाप्त करना है। तो जब डिसोल्यूशन करते हैं हम फर्म का और उसमें से कभी कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट घोषित हो गया, इंसॉल्वेंट मींस दिवालिया, अपने लायबिलिटीज को पेमेंट करने में योग्य नहीं है, पहला चीज तो आप ये जान जाइए कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इट मींस कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके ऊपर जितनी लायबिलिटी बन रही थी उसको सॉल्वेंट पार्टनरों को अपने पास से पेमेंट करना पड़ता है। यानी कि कोई पार्टनर ये नहीं कर सकता है कि मेरी लायबिलिटी इतनी ही है, इतना दे दिए और हम मुक्त हो गए पार्टनरशिप फर्म से, नहीं। पूरी की पूरी लायबिलिटी अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या एक पार्टनर नहीं पैसा दे पा रहा तो दूसरे पार्टनर को देना पड़ता है। हर एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो इंसॉल्वेंट के दशा में उसके पूंजी की कमी को, यानी कि शॉर्टेज ऑफ कैपिटल ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर शुड बी पेड बाय सॉल्वेंट पार्टनर अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मरे और इंडियन सिस्टम। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उसकी पूंजी की कमी को सॉल्वेंट पार्टनर कैसे लाएंगे, ये इंडियन सिस्टम को अडॉप्ट किया जाएगा कि या गार्नर वर्सेस मरे के सिस्टम को अडॉप्ट किया जाएगा। यहां पे केवल गार्नर वर्सेस मरे इसलिए लिखा गया कि अगर गार्नर वर्सेस मरे नहीं लिखा जाएगा तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिस्टम से अडॉप्ट करना पड़ता है। इसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ेंगे तो उसमें गार्नर वर्सेस मरे का आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका बैंक अकाउंट। तो ये इसमें ये होता है कि पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट खुलेगा या पार्टनर्स के अकाउंट खोले जाएंगे, या तो पार्टनरशिप फर्म के नाम से अकाउंट खोल दिया जाए या पार्टनर्स के नाम से खोल दिया जाए। फिर किस पार्टनर के जो फर्म चेक इशू होगा, अगर पार्टनरशिप फर्म के नाम से पार्टनर खुला हुआ है तो जो चेक इशू करेगा पार्टनर, वो उस पे साइन कौन पार्टनर करेगा ये मेंशन किया जाता है। यानी कि बैंक अकाउंट्स पार्टनरशिप फर्म के नाम से खुले या कुछ पार्टनर्स के नाम से खुले ज्वाइंटली, और उस चेक पे जो फर्म से चेक इशू होगा उस पे कौन पार्टनर साइन करेगा इत्यादि की डिसीजन लिया जाता है बैंक अकाउंट्स के अंतर्गत। अगला रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब नए पार्टनर्स को एडमिट किए जाते हैं तो ऐसे दशा में कौन से नियम और कानून फॉलो किए जाएंगे, कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे, यानी कि एडमिशन के कौन कौन से कंडीशंस शर्तें लागू होंगी, ये इसमें लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है रूल्स टू बी फॉलोड ऑन रिटायरमेंट। उसी तरह
कोई पार्टनर अगर रिटायर होना चाहता है तो उसको रिटायर किस प्रकार किया जाएगा, पार्टनर कब रिटायर हो सकता है, यानी रिटायरमेंट से रिलेटेड सभी टर्म्स एंड कंडीशन इसमें लिखे जाते हैं। अगला सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, क्योंकि कई लोग मिलकर एक साथ बिजनेस करते हैं तो डिस्प्यूट होना बिल्कुल एक सामान्य सी बात हो जाती है। डिस्प्यूट होते रहते हैं पार्टनर्स के बीच में, तो अगर वो डिस्प्यूट होते हैं तो उस डिस्प्यूट को कैसे सेटल किया जाएगा इसके बारे में कभी कभी कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ सकता है। तो कोर्ट का सहारा लेना था तो लोकल कोर्ट का भी नाम दिया जा सकता है कि यहाँ डिस्प्यूट सॉल्व किए जाएंगे इस कोर्ट के थ्रू, या आपस में मिलकर डिस्प्यूट सॉल्व किया जाएगा। ये कैसे सेटल किए जाएंगे डिस्प्यूट को उसके डिटेल्स दिए रहते हैं। तो ये आपके पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स हैं आपके 20। आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये कंटेंट्स इससे घट और बढ़ भी सकते हैं आवश्यकता के हिसाब से। क्लियर? तो नेक्स्ट हम देखेंगे रोल्स एप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब जैसे मैंने कहा था शुरू में ही कि पार्टनरशिप डीड रिटेन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। अगर रिटेन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी टर्म्स हैं, इस हिसाब से कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसको निपटा लिया जाएगा, उसको सॉल्व आउट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड रिटेन फॉर्म में नहीं है, ओरल है, तो फिर पार्टनरशिप में कोई अगर डिस्प्यूट हो गया तो उस डिस्प्यूट को कैसे निपटाया जाएगा, यानी उस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, इसमें कंपनी अधिनियम ने साफ साफ मेंशन कर दिया है। ये चीजें बिल्कुल मैंडेटरी है, यही फिर फॉलो होंगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है लिखित फॉर्म में तो। क्लियर? अब पहला क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पे देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने बोला था 1:1:1, 1:2:3, 3:2:1 इत्यादि कई प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले डिसाइड नहीं है तो साफ साफ मेंशन है कि हर एक पार्टनर की जो रेशियो होगी इक्वली होगी, यानी कि सभी पार्टनर इक्वल रूप से प्रॉफिट बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। क्लियर हो गई बात? अब आता है नेक्स्ट, यानी कि अगर आपके पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ऑल पार्टनर्स बराबर बराबर रेशियो बांटेंगे, यानी कि 1:1:1 में ही बांटेंगे, इसको बराबर बराबर ही बांटा जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तो किसी भी पार्टनर्स को कैपिटल पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगा। किसी भी प्रकार की ड्राइंग्स पे जो पर्सनल यूज के लिए पार्टनर ने निकाला है कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट सैलरी टू अ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो चाहे वर्किंग पार्टनर हो तो भी किसी भी प्रकार की सैलरी किसी भी पार्टनर को नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में समझ लीजिए कि अगर पार्टनर्स ने लोन दे रखा है पार्टनरशिप फर्म को और पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कहा है तो 6% से @6% से इंटरेस्ट दिया जाएगा, न इससे कम होगा न इससे ज्यादा होगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स ने जो लोन दे रखा है उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे दशा में पार्टनरशिप फर्म को उस पार्टनर को 6% के रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो, दोनों कंडीशन में देना पड़ता है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के दशा में समझिए कि अगर पार्टनरशिप डीड में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखे हुए हैं तो किसी भी पार्टनर को तभी एडमिशन
लिया जा सकता है कि किसी भी पार्टनर का एडमिशन तभी हो सकता है जब जितने एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं सभी लोग सहमत हैं, यानी कि विथ कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर न्यू पार्टनर शुड बी एडमिटेड। विदाउट कंसेंट सभी पार्टनर का अगर एक पार्टनर भी मना कर दिया तो नए पार्टनर को पार्टनरशिप में शामिल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मींस कि हर एक पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं वो सभी पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे, किसी को भी पार्टिसिपेशन से रोका नहीं जा सकता है, हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन। तो हर एक पार्टनर को फॉर्म की बुक का इंस्पेक्शन करने का और उसकी कॉपी पाने का पावर होता है। ये हैं आपके 8 रूल्स जो पार्टनरशिप डीड के रिटेन फॉर्म में न होने पे, यानी कि पार्टनरशिप डीड न होने पे ये 8 रूल अप्लाइड होंगे और इसी रूल पे जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उस डिस्प्यूट को सॉल्व आउट किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम होगा किसी टर्म्स को समझने में तो आप कमेंट में भेजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।